बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम एक नया कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएससी के कोर्स में आपने एनालिसिस के काफी सारे कोर्सेज पढ़े, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस वगैरह। एनालिसिस के अंदर उनकी एनालिसिस की एक नेचर होती है। मतलब जब आपने रियल एनालिसिस पढ़ा तो उसमें आपने सारा सेट ऑफ रियल नंबर लिया और उसका थ्रो आउट हमने उसका एनालिसिस किया। हमने रियल नंबर्स का जो सिस्टम था उसे डिफाइन किया। एक्सटेंडेड रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर्स का सेट डिफाइन किया। उसके बाद लिमिट का कंसेप्ट, फंक्शन का कंसेप्ट, रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं उनमें लिमिट का कंसेप्ट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो हमने पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट का हमने एनालिसिस किया था। बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एनालिसिस करेंगे। उसी नेचर पर चलते हुए सबसे पहले हमने इस सेट को डिफाइन करना है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट क्या होता है, और उसके बाद फिर तरतीब के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के बाद हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करेंगे, और फिर उसकी लिमिट का तस्वुर, कंटिन्यूटी का तस्वुर, डिफरेंशिएबिलिटी का, इंटीग्रेबिलिटी का। तो ये सारा हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एनालिसिस जो है वो इस कोर्स के अंदर करेंगे इंशाल्लाह। हमने इस कोर्स को पीपीएससी या एफपीएससी इन टेस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो इसलिए ज्यादा फोकस हमारा एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस पर होगा। जो लॉन्ग थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ्स वगैरह और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है, काफी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स और लंबे सवाल, वो हम इसके अंदर नहीं डिस्कस करेंगे। जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स वगैरह या क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं हम आज का कोर्स। इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए यही बुक्स स्टडी करवाई जाती हैं। इनमें से सबसे जो पहली बुक है वो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बाय एम.आर. स्पीजल की लिखी हुई है, शॉम्स सीरीज है। तो बहुत जबरदस्त बुक है। काफी सारी एक्सरसाइजेस जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर वो इसमें दी हुई है। सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस भी हैं और अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस भी काफी सारी इस किताब के अंदर दी हुई है। सेकंड जो बुक है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड एप्लीकेशंस है। ये जे.डब्ल्यू. ब्राउन और आर.वी. चर्चिल की बुक है। ये बाज यूनिवर्सिटीज में एमफिल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ाई जाती है और एमएससी के अंदर भी ये बुक पढ़ाई जाती है। इस बुक के अंदर भी बहुत अच्छे कंसेप्ट्स दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिहाज से। थर्ड बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डी.जी. जिल, पी.डी. शनान। ये बुक जो है ये बड़ी खूबसूरत बुक है। इसके अंदर भी काफी सारी एक्सरसाइजेस, और इसकी एक बहुत अहम बात है कि इस बुक के अंदर टॉपिक वाइज रियल और कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। मतलब बाज चीजें जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर कंसेप्ट होल्ड करते हैं लेकिन रियल के अंदर होल्ड नहीं करते, और बाज कंसेप्ट रियल में होल्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं करते। तो ये तकरीबन हर टॉपिक के एंड पे ना एक कंपैरिजन दिया हुआ है इस बुक के अंदर कि ये चीज रियल में होल्ड करती है, फला में, कॉम्प्लेक्स में नहीं होल्ड करती, ये कॉम्प्लेक्स में करती है, रियल में नहीं करती। तो वो एक बहुत जबरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव होते हैं। अच्छा, जो फोर्थ बुक है ये फंडामेंटल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। ये पाकिस्तानी अथर की लिखी हुई बुक है। ये भी बहुत जबरदस्त किताब है। एमएससी में हमें यही किताब पढ़ाई गई थी। तो ये 4 बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम तो पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब बाज दफा ऐसे होता है कि एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन उस पर एक्सरसाइजेस जो है ना वो बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है उस टॉपिक को समझने के लिए। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाया करूंगा, इन चारों में से नहीं, कम से कम इन 2 किताबों में से आपने उस टॉपिक को लाजमी स्टडी करना है, और उसके अंदर जो एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनको आपने लाजमी तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये आवाज जिनको क्लियर नहीं आ रही वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, उनके भी नेट का इशू हो सकता है। तो बात कर रहा था मैं इन बुक्स के ऊपर। तो किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, तो जरूरी है। तो जो टॉपिक भी हम यहाँ पर स्टडी किया करेंगे इस वक्त, वो इन बुक से आप लाजमी करें। एक्सरसाइजेज जो है, एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस उनको लाजमी करें। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहली बात है, when we try to solve the equation like this, इस किस्म की जो इक्वेशंस होती हैं इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। then we have to face the fact that these equations have no solutions। तो इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं वो हमें सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सॉल्यूशन नहीं देती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन, अगर सिर्फ हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो तो इन इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, रीजन मैंने ये लिखी हुई है कि जो -1 है ना, इसका स्क्वायर रूट अगर आप लें तो ये नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर जाएं, उसके लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अब इसमें ये जो -1 का स्क्वायर रूट है ये एक सिंपल, असल में मसला ये था कि नेगेटिव जो होते हैं इनके स्क्वायर रूट तो एग्जिस्ट करते नहीं है। अब फिजिक्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स या साइंस के अंदर काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके अंदर ये नेगेटिव के स्क्वायर रूट अपेयर हो रहे थे। तो मैथमेटिशियंस ने एक काम ये किया कि क्योंकि इसका जवाब तो था नहीं हमारे पास कि ये किसके बराबर होता है, तो उन्होंने इसका एक सिंबल रख दिया कि जहां पर भी ये चीज आ जाए उसको आप सिंबॉलिकली आयोटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट एक सिंबल है, आयोटा जो है ये एक सिंबल है जस्ट। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करना और इन अलजेब्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं इनके बारे में जर्मन मैथमेटिशियन गास जो है उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। जी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। इस शक्ल का जो नंबर होता है यहाँ पर a और b दोनों जो है ये रियल नंबर्स हैं, एंड आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखे हुए नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम c से डिनोट करते हैं, और इस सेट के अंदर दुनिया जहान के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद होते हैं। वही कंडीशन है इनके ऊपर कि a और b रियल नंबर्स हैं और आयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट है। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने लिखी हुई है जो हम आगे यूज किया करेंगे कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यहाँ पर जो फर्स्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ फर्स्ट पार्ट, उसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, और जो b है b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के साथ लिखा हुआ पार्ट है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे z का। तो सिंबॉलिकली हम इसको, सॉरी
जी सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि रियल ऑफ z इज इक्वल टू a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b। तो ये इसका सिंबल है इनको डिनोट करने का। अच्छा इस नंबर ये जो a प्लस आयोटा b है, इसमें अगर आप a को 0 ले लेते हैं तो z की शक्ल कुछ इस तरह से बनेगी जिसमें रियल पार्ट 0 है। तो इस तरह के नंबर्स को प्योर इमेजिनरी का नाम देते हैं। इसी तरह b को अगर आप 0 ले लेते हैं तो फिर z इज इक्वल टू a होगा, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो फिर ये रियल नंबर होगा। अच्छा यहां से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज complex number because each a belonging to R can be written as in this form। अच्छा यहाँ पर एक बात और क्लियर करते जाएं। मिसाल के तौर पे पहले हम ये जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। अब हमने सेट ऑफ रियल नंबर को एक्सटेंड करके सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। अब ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब के साथ अगर हम आयोटा लगा देते हैं, मतलब इस शक्ल के जो नंबर्स होते हैं आयोटा बी, ये सारे के सारे प्योर इमेजिनरी हैं। इसका मतलब है कि ये तकरीबन जितने रियल नंबर्स हैं उतने ये बन जाएंगे। तो इसका मतलब है सी के अंदर फिर रियल इस तरह के नंबर्स होंगे और आयोटा बी इस फॉर्म के नंबर्स होंगे और इसके अलावा a प्लस आयोटा बी। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये तीन शक्लों के नंबर पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एक बहुत बड़ा सेट बना हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। इसके अंदर हमने एक्सियम जो होता है ना, एक्सियोमेटिक का मतलब ये होता है कि हम कुछ एक्सियम ले लेते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। अगर उस सेट को वो सारे एक्सियम्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम उसको कह देते हैं कि ये उसकी एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि z जो है इसको एक ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है जिसको हमने पहले यू लिखा था z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसकी एक और नोटेशन भी है ऑर्डर पेयर वाली। तो इस नंबर को आप ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। जैसे प्लेन के अंदर जो नंबर्स होते हैं टू डायमेंशनल प्लेन में उनको हम ऑर्डर पेयर के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ए तो ये तो रियल पार्ट हो गया और बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। तो ऑर्डर पेयर की सूरत में हम साथ में आयोटा नहीं लिखते होते क्योंकि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होता है वो इंडिकेट करता है लेंथ को, ओरिजिन से वो कितनी दूर है, और जो सेकंड है बी वो भी डिनोट करता है कि वो ओरिजिन से कितनी दूर है। तो ये दोनों लेंथ्स होती हैं, तो लेंथ्स जो होती है वो कभी भी इमेजिनरी नहीं होती, इसलिए हम इसके साथ आयोटा नहीं लिखते। अच्छा अब इसमें फर्स्ट एक्सियम ये है इक्वालिटी। इस एक्सियम का नाम हमने इक्वालिटी रखा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब इसका फर्स्ट का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का तरीकेकार ये है कि फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट कंपोनेंट वो फर्स्ट में ऐड होना चाहिए और सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड पार्ट जो है वो सेकंड में ऐड होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करने का तरीकेकार है। रियल पार्ट में रियल ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार ये है कि अपने a को c से मल्टीप्लाई कर दिया फिर माइनस लगा दिया, माइनस के बाद b को d से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हमने a को d से मल्टीप्लाई किया और फिर b को c से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर दिया। बेसिकली ये जो डेफिनेशन आपके पास है a प्लस आयोटा b वाली,
अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर आपके पास होगा c प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो a है ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a c से मल्टीप्लाई होगा, और अयोटा b जब अयोटा d से मल्टीप्लाई होगा तो वो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, जिसको माइनस बी डी लिखेंगे। इसी तरह a जो है वो अयोटा बी सी से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा कॉमन निकाल लेते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा बी सी। ठीक है, और इसी तरह a को हम अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए डी बन जाएगा। तो इसको जब आप ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे तो यही आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसी तरह अगर आप एक किसी रियल नंबर को इस ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि ये जो m है ये रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उस प्लेन के अंदर, टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, हम हर एक ऑर्डर पेयर को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मुंसलिक करेंगे, उसके साथ एसोसिएट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये 1 और 0 है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसको आप 1 के साथ एसोसिएट करेंगे। 0 1 को किसके साथ जोड़ेंगे? अयोटा के साथ, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 0 प्लस अयोटा, और जो 0 0 है इसको, ये किसकी इक्विवेलेंट होगा? ये 0 के बराबर होगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज है मेरा, तो ये आपने बातें याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस और डिवीजन, तो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर भी ये ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z1 ले लिया, दूसरा हमने z2 ले लिया। तो एडिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? जिस तरह हमने पिछले ऑर्डर पेयर की सूरत में देखा कि रियल पार्ट में आप रियल को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में आप इमेजिनरी को जमा करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करने का तरीका होता है। इसी तरह इनका जो डिफरेंस है, रियल पार्ट में से आप रियल पार्ट को माइनस करेंगे x1 माइनस x2, और इमेजिनरी पार्ट में से दूसरे के इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आम तरीके से इनको ज़रब दें तो ये रियल बन जाएगा, इन दोनों में से अयोटा को कॉमन निकाल के तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। फोर्थ ऑपरेशन आपके पास है डिवीजन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का तरीकेकार ये होता है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने तकसीम करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना, ये बटे में अयोटा की शक्ल में नहीं होते, तो इसलिए जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, इस नंबर के कांजुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और कांजुगेट से डिवाइड भी करना है। अब नीचे फार्मूला लगा दें a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये तो आपके पास रियल पार्ट आ गया। ऊपर वाले दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से ये रिजल्ट बना। ये जब नीचे वाला बटा इनका सेपरेट करेंगे तो z1 ओवर z2 का ये रियल पार्ट आ जाएगा और ये उसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो अगर बटे में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो उनके बटे में से कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करने का ये तरीकेकार होता है कि आप उसको कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कांजुगेट से डिवाइड करते हैं। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हो। यहां पर कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले कुलैयर प्रॉपर्टी है। कुलैयर प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनको जमा करें या उनको ज़रब दें तो जवाब जो s नहीं, यहाँ पर c आता है। s मिस्टेकनली लिखा गया, यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर c आता है। दो नंबर्स का सम भी c को बिलोंग करेगा, दो नंबर्स का प्रोडक्ट भी c को बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कि z1 प्लस z2 जो है ये इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सुमेशन के ऊपर।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू भी मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करेगी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करेगी। इसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो एग्जिस्ट करता है, जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जमा करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसी तरह वन भी एक, क्योंकि सारे रियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वन भी एक कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है एडिटिव आइडेंटिटी भी सी में मौजूद है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद है। तो अगर अब काबिल गौर बात यह है कि सी जो है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है ये ग्रुप बनेगा, और ये हम ग्रुप वाले कोर्स में पढ़ भी चुके हैं। और मतलब अब ग्रुप ये एबेलियन ग्रुप होगा तो 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह सी में से अगर आप जीरो निकाल देते हैं तो जीरो निकाल देने के बाद ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बना देता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आ जाने का मतलब यह है कि ये फील्ड है, ठीक है। फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि वो सेट जो है वो अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो के अलावा भी एबेलियन ग्रुप हो, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करें। तो जो सेट ये 11 प्रॉपर्टीज, ये एबेलियन ग्रुप है, 5 प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, ये भी एबेलियन ग्रुप है, 5 प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। तो एक आ गई ये डिस्ट्रीब्यूटिव सिक्स्थ प्रॉपर्टी। तो ये सारी 11 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता है तो वो फील्ड कहलाता है। इसका मतलब है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड भी होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये अंडर एडिशन एबेलियन ग्रुप होता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि जीरो जो है इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। जीरो बिलोंग करता है जी में और इसका इनवर्स जी आ गया सी में, लेकिन इसका जो इनवर्स है वो सी में नहीं एग्जिस्ट करता। जीरो के अलावा जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एबेलियन ग्रुप बनाते हैं, और सी जो है ये फील्ड भी है। अब फील्ड की एक टाइप होती है जिसको हम ऑर्डर फील्ड बोलते हैं, ऑर्डर्ड फील्ड। जो ये ऑर्डर के एक्सियम को सेटिस्फाई करे ना, ऑर्डर के एक्सियम्स ये होते हैं कि ए लेस देन बी है और जो बी है ये लेस देन सी है, जिसको आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज की। तो अगर फिर ये जो ए है ये भी लेस देन सी होना चाहिए। तो इसी तरह एक और ऑर्डर प्रॉपर्टी भी होती है। ये दो प्रॉपर्टीज जो होती है ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फील्ड तो है लेकिन ये ऑर्डर फील्ड नहीं है। सी इज नॉट एन ऑर्डर फील्ड। इसकी वजह क्या है? ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन इट। इसके अंदर ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड नहीं करती। मतलब ये है कि वी कैन नॉट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मसलन इस तरह की जो स्टेटमेंट है z1 लेस देन z2 या z1 ग्रेटर और इक्वल टू z2, ये मीनिंगलेस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये एक कंपैरिजन आ गया सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कंपैरिजन होता है। मतलब आप ये कर सकते हैं कि a लेस देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो इनमें से छोटे बड़े का कंसेप्ट होता है। लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आप स्मॉलर और ग्रेटर का कंसेप्ट नहीं दे सकते। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सेट ऑफ दो मैंने रियल नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने सम लिया हुआ है और इस सम का जो रियल पार्ट है वो आपने बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन ट्रू है। नीचे मैंने सॉल्व कर दिया इसको, तो इसको आप देख लीजिएगा।
बिल्कुल इसी तरीके का एक यहाँ पर भी रिजल्ट मैंने लिखा हुआ है कि अगर इमेजिनरी लेंगे तो वो दोनों के अलग अलग सम के इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होगा। बहरहाल इजी सा किया हुआ, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दी है कि Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है, इसका जो रियल पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, तो डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। नीचे सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जी। इसी तरह रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी अगर निकालना चाहते हैं तो ये इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आता, ये डी पार्ट इसका आंसर है। नीचे आप इसकी वेरिफिकेशन को देख लें। इसी तरह का एक रिजल्ट और भी मैंने लिखा हुआ है कि इसका अगर आप इमेजिनरी देखना चाहते हैं तो वो रियल ऑफ जी होगा। सिंपल सी ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसमें से ये आज मैंने छोटा सा एक लेक्चर बनाया था, तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते